हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका है ब्लॉक 510 से 510 से है, कोड 510 से है। ब्लॉक जो है 2 है एंड यूनिट 5 ले लेते हैं, प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान की योजना बनाना और प्रबंध करना। तो देखिए, आपका एक कमेंट्स आया था, मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि ब्लॉक 3 के वीडियोस अवेलेबल करवाए जाए। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 510 में यानी 510 में सिर्फ ब्लॉक 2 है, 1 एंड 2 है, 3 ब्लॉक नहीं है, यानी बहुत कम कोर्स है। तो चलिए ब्लॉक 2 का 5 यूनिट ले लेते हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें विज्ञान में योजना और पाठ्यक्रम पूरा करना, यानी पाठ्यक्रम, पाठचर्या, पाठ्यक्रम अनुदेशन, ये सभी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, इन सभी के वीडियो अवेलेबल है। तो प्लीज आप वॉच कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कक्षा स्तर पर योजना बनाना यानी पाठ्य योजना, ये हम देखेंगे। ठीक है ना, किस तरह की एक पाठ्य योजना होती है, किस तरह से विकसित किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसके लिए वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं आज जो आपका विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना बनाना, कैसे आप एक विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना यानी एक योजना कैसे बना सकते हैं साइंस सब्जेक्ट की। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना आपको निम्न में से एक उचित प्रावधान सुनिश्चित करने व बहुत कुछ और भी सहायता करता है। जैसे वैज्ञानिक अवधारणाओं के व्यापक रेंज तक पहुंचाता है, वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने के मौके भी देता है, पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन भी स्थापित करता है, विज्ञान और तकनीकी दोनों चीजों का समावेशन करता है, जांच आधारित क्रियाकलाप भी होते हैं और पर्यावरण की खोज व जांच करने के क्रियाकलाप भी इसमें शामिल होते हैं, वैज्ञानिक विचारों के विकास में व खोज संबंधी कौशलों के प्रयोग में निरंतरता व प्रगति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एक वैज्ञानिक ज्ञान के विकास व समझ और दूसरी ओर वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने के क्रियाकलापों में संतुलन भी होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कक्षा स्तर पर योजना बनाना, पाठ्य योजना बनाना। ये क्वेश्चन जरूर इस बार के, पिछली बार के जो सिलेबस हम लोग देख रहे हैं उसमें जरूर ये चीज देखने को आई है कि आप लोगों से पाठ्य योजना एक जरूर क्वेश्चन इससे आया है करने के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि कक्षा स्तर पर पाठ्य योजना बनाना आप किस तरह से बनाएंगे। तो केवल सावधानी पूर्ण योजना बनाने से ही सुनिश्चित हो सकता है कि हमने सारी आवश्यक सूचना शामिल कर ली और हमारी पाठ्य योजना पाठ्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही हो। पाठ्य योजना में किसी एक कक्षा के लिए निर्देश प्रक्रिया का शिक्षक द्वारा विस्तृत विवरण होता है और कक्षा में निर्देशन का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक को प्रतिदिन पाठ्य योजना बनानी होती है। पाठ्य योजना का विवरण शिक्षक की प्राथमिकता, पढ़ाए जाने वाले पाठ व विद्यार्थियों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। यानी कि ये पाठ्य योजना का मतलब ही होता है कि जैसे मान लीजिए आप साइंस के टीचर हैं, आप साइंस आपको पढ़ाना है, 1 लेसन है और 1 लेसन में जो चैप्टर दिया हुआ है, अब उसमें से आप क्या क्या पढ़ाएंगे। जनरली क्या होता है कि कभी कभी बहुत कुछ लेसन में होता है लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं, उसमें से हम लोग छांटते हैं, उसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से, और दिन इसके बाद हम उस चीज़ को अपने अलग कॉपी में डायरी में लिख लेते हैं और वही चीज़ हम जाके पढ़ाते हैं। यही होता है पाठ्य योजना कि पढ़ाने से पहले हम उसकी योजना बना लें, लेसन प्लान बना लें कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। एक अच्छी तरह से विकसित पाठ्य योजना क्या होती है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो एक अच्छी तरह से विकसित जो पाठ्य योजना होती है, इसमें शिक्षार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम प्रस्तुति को सर्वोच्च विधियों को दर्शाता है और पाठ्य योजना शिक्षक के शिक्षा दर्शन से संबंधित होती है, जिसमें शिक्षक सोचता है कि उस विषय को सीखने का उद्देश्य क्या है। किसी भी चीज को जानने व समझने में मूल मानी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 चीजें हैं, 5W और 1H, ये विधि है। 5W और 1H, यह किसी भी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए 6 प्रश्नों की जांच सूची है। 6 प्रश्न यानी 5W और 1H, ये 6 प्रश्नों की जांच सूची होती है और इसे हम प्रतिदिन पाठ्य योजना बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसे रूडयार्ड किपलिंग ने कविता के रूप में ऐसे कहा है, जो रूडयार्ड किपलिंग है उन्होंने कविता के माध्यम से इस चीज को कहा कि मैं 6 ईमानदार नौकर रखता हूँ, उन्होंने सिखाया जो मैं जानता हूँ, उनके नाम है क्या और क्यों और कब और कैसे और कहाँ। 5W क्या है, यही है, ठीक है, कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब चीजें जो होती हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, ये 6 चीजें आपकी हैं 5 चीजें जो 5W के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, केपलिंग यार्ड जो है, इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि विज्ञान के पाठों की योजना बनाना किस तरह से बनाई जाती है। तो विज्ञान के पाठों की योजना में 5W और 1H विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए निम्नलिखित 4 मूल प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, इनके उत्तर देने का प्रयास करें। अब बचे हुए 2 प्रश्नों के उत्तर पहले ही आपके पास है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया, किसको पढ़ाना है,
विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझना, यानी कि किसको पढ़ाना है, सबसे पहला आपका काम है किसे, यानी किसको पढ़ाना है। फिर कब पढ़ाना है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा। पाठ्य योजना बनाते वक्त उपयुक्त समय का निर्धारण करना। कभी कभी क्या होता है कि क्लासेस पीरियड छोटी हो जाती हैं, या कभी कभी माहौल इन्वायरमेंट भी सही नहीं होता उस चीज़ को पढ़ाने के लिए। उपयुक्त समय का निर्धारण करना है, यानी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनके बारे में पहले दे चुका होता है और कुछ वर्णन कुछ विस्तार से विस्तृत से बाद में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जो पहले जो इजी चैप्टर हैं उनको फिनिश कर दें, देन उसके बाद हार्ड वाले को करें, कठिन वाले को करें, ताकि बच्चे को पहले जो उन्होंने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, उसका नॉलेज जो अब के पढ़ाऊँ दोनों का मिक्सचर हो जाए, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए, बच्चों के समझ में आ जाए। ठीक है, क्या पढ़ाना है, विषय वस्तु अवधारणाओं का चुनाव ये आपको करना होगा, एक टीचर को करना पड़ता है कि आज हमें क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करना, यानी क्यों पढ़ाना है, बच्चे का नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें पढ़ाना है, वो सीखे जिससे। कैसे पढ़ाना है, विधियों और रणनीतियों का चुनाव। अब मान लीजिए कोई प्रैक्टिकली आपने चूज किया है, कोई थ्योरी की, उसमें प्रैक्टिकल है, तो आप फिर कैसे पढ़ाएंगे उसके, तो वहाँ पे आपको जो मेथड होते हैं पढ़ाने के, उसका वहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। कैसे आकलन करना है, आकलन प्रक्रियाओं का निर्धारण करना। चलिए इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं जल के। किसको पढ़ाना है, तो शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, छात्र को पढ़ाना है। कब पढ़ाना है, यानी उपयुक्त समय का निर्धारण करना। ठीक है ना, कभी कभी जो चीज़ें होती हैं इजी, पहले जैसे मान लीजिए आप पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पेड़ क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये भी लेसन में दिया हुआ है। फिर दिन आगे जाके एक लेसन में दिया हुआ है पेड़ के कार्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि पेड़ क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पेड़ किस किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देन इसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं कि पेड़ के कार्य क्या है, भोजन कैसे बनाते हैं, पत्तियां काम कैसे करती हैं, भोजन बनाती हैं, तो ये उपयुक्त समय का निर्धारण करना होता है। क्या पढ़ाना है, बस विषय वस्तु का चुनाव करना, लेसन का चुनाव करना, ये शिक्षक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, कि आज क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाना है। यदि कुछ पढ़ाना ही है, पढ़ाएंगे तो है ही, तो क्यों पढ़ाएंगे, तो भाई बच्चे के अधिगम को बढ़ाने के लिए, बच्चे की सीख को बढ़ाने के लिए, उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। कैसे पढ़ाना है, यानी किन विधियों से पढ़ाना है। थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी तो आपने बोर्ड में पढ़ा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल को तो बोर्ड में आप नहीं करा सकते हैं। तो अगर थ्योरी भी है तो किस मेथड से पढ़ानी है, किस रणनीतियों का, किन व्यूह रचनाओं का चुनाव हमें करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कैसे आकलन करना है, तो आकलन प्रक्रियाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, ठीक है ना, ऑब्जर्व कैसे करना है। ये आपके आते हैं 5W के अंतर्गत। विज्ञान के पाठों की योजना बनाने का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको यही सब चीजें उसमें लिखनी है, 5W 1H। ठीक है, क्या पढ़ाना है, विषय वस्तु अवधारणाओं का चुनाव यहाँ पे करना होगा आपको, उनका विश्लेषण करना होगा, योजनाएं बनानी होंगी, अवधारणा मैप नक्शा विकसित कर सकते हैं जरूरत पड़ती है तो। क्यों पढ़ाना है, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण करना, या आपको जानने की आवश्यकता है किसी विषय विशेष वस्तु को पाठचर्या में क्यों रखा गया है। यदि कोई चीज रखी गई है लेसन में, तो सीधी सी बात है बच्चों को उसका नॉलेज हो, बच्चे उस चीज को जाने। तो आपको ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे उस चीज को सीख सकें, ठीक है ना, आराम से उस चीज को समझ सकें। कैसे पढ़ाना है, अब देखिए सभी चीजें कभी हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, कभी जनरली हम बुक कॉपी में टिक लगवा देते हैं, कभी हम लेक्चर देके पढ़ाते हैं। तो लेक्चर देके पढ़ाने में हम लेक्चर विद का मेथड प्रयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमें प्रैक्टिकल करवाना है तो हम प्रोजेक्ट विद का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो विधि का जो मेथड का चुनाव होता है कैसे पढ़ाना में वेरी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो पाठों की, ज्ञान की शैलियों को किस तरह से पढ़ाया जाए कि टीचर की खासियत होती है, उसमें ये गुण होने चाहिए। किस लेसन को किस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चे जो है आराम से उसको सीख सकें, ठीक है। आकलन कैसे करें, आकलन करने का तरीका क्या होता है, तो हम जानते हैं कि आज जिन अधिगम प्रतिफलों के लिए अपने कार्य प्रारंभ किया है वे प्राप्त हुए या नहीं हुए हैं, तो उनका आकलन करना जरूरी है। आप बच्चे से पूछिए या तो बच्चे का टेस्ट लीजिए। हम लोग ये करते भी है कि बच्चों से पूछते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और यदि जो बच्चे पास हो जाते हैं मतलब वो बच्चे ने पढ़ा है, उसको समझा है। जो बच्चे फेल होते हैं, कम मार्क्स लेके आते हैं, तो बच्चे के समझ में भी नहीं आया है, फिर हम वही प्रोसेस शुरू कर देते हैं, उस बच्चे को फिर हम समझाते हैं। तो आकलन इस तरह से किया जाता है, ठीक है। शैक्षणिक विश्लेषण क्या होता है, अब देखिए ऊपर लिखी सारी प्रक्रियाओं को शैक्षिक विश्लेषण कहते हैं। ऊपर जितनी प्रक्रियाएं लिखी हुई थी वो किसके अंतर्गत आती है, शैक्षिक विश्लेषण के अंतर्गत आती है। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है शैक्षिक विश्लेषण क्या होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो ये चीजें हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब और आकलन कैसे करना, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना।
अब ये 3 अवस्थाओं में किया जाता है। अब इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैक्षिक विश्लेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, शैक्षिक विश्लेषण की अवस्थाएं पूर्व सक्रिय अवस्था हो गया, ठीक है ना, जिसमें से इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल होते हैं: प्रविष्ट योग्यता जांच करना, अधिगम प्रतिफलों को परिभाषित करना, विषय वस्तु विश्लेषण, अधीनस्थ अवधारणाएं बनाना, अधिगम के प्रकारों की पहचान करना। पूर्व सक्रिय अवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक ज्ञान की विकास की अवस्थाएं बताई थी, उसी के अंतर्गत ये आ रहा है, ठीक है, शैक्षणिक विश्लेषण। फिर आपका आ रहा है अंतर सक्रिय अवस्था। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल है: प्रोत्साहन, स्तुति की विधियों उपागमों का निर्धारण करना, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उनकी कौन कौन सी विधियां क्या हैं, अपेक्षित शिक्षार्थी प्रतिदर्शों का निर्णय करना और प्रतिक्रिया देना, और उसी तरह से मूल्यांकन अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं हो गई इसमें। इस अवस्था में जो भी हम पढ़ाते हैं हम उसकी जांच करते हैं, और जांच जो होते हैं किस तरह के होते हैं, आकलन करके भी हम कर सकते हैं, कुछ पूछ के हम कर सकते हैं, या फिर हम मूल्यांकन यानी कि हम टेस्ट लेके भी उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं पाठ्य योजना बनाने के चरण कौन कौन से हैं। बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पाठ्य योजना के पूर्ण चक्र में 8 चरण है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पाठ्य योजना बनाने के कितने चरण है, तो 8 चरण है। वो 8 चरण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है, ठीक है ना, कि हमें पढ़ाना क्या है, क्या करना, सबसे पहले उद्देश्य बनाए जाते हैं। फिर परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार पाठ की खोज की जाती है। यदि हमने आज सोच लिया कि नहीं, आज साइंस की टीचर है, आज हमें किसी एनिमल के बारे में पढ़ाना है, तो उस एनिमल को हम पाठ में खोजेंगे। उपयुक्त शिक्षण विधि का चुनाव करना, अब उसको हमें डिस्क्राइब करना है, समझाना है, तो हम किस विधि से, किस मेथड से बच्चे को समझाए कि समझ में आ जाए, तो हम उसका चुनाव करेंगे। प्रायोगिक पाठ्य योजना प्रारूप की पहचान। अब इसमें प्रैक्टिकल भी कुछ करवाने हैं या थ्योरी बस पढ़ानी है, सबसे पहले हम ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं कि क्या सिर्फ आज प्रैक्टिकल ही बस है या फिर थ्योरी है इसमें, या हम क्या आज कर सकते हैं। पाठ की व्यवस्था का निर्धारण करना। अब हमने तो तय कर लिया हमें ये पढ़ाना है थ्योरी या प्रैक्टिकल के हिसाब से, अब उसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, निर्धारण करना होगा। उपयुक्त सहायक सामग्री का चुनाव करना। यदि अब हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी सामग्रियां और लग सकती हैं, क्या क्या इसमें हमें यूज करना होगा, तो इन चीज़ों का भी निर्धारण हमें करना होगा। पाठ की शुरुआत व अंत की तैयारी करना। अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, किस चीज़ से, किस टॉपिक को हम स्टार्टिंग करेंगे, शुरू करेंगे कि बच्चों के समझ में आ जाए। फिर हम यदि अंत करते हैं तो हम उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो वो भी जरूरी होता है। और अंतिम रूपरेखा की तैयारी करना कि अब सभी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, अब इसको सिलसिलेवार से एक एक करके हम लिख लें कि हमें क्या क्या करना है। तो पाठ योजना के बनाने के चरण में उद्देश्य होते हैं, फिर उद्देश्य के अनुसार पाठ की खोज की जाती है, फिर उस पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है। अब शिक्षण विधि तो मिल गई है, लेकिन अब शिक्षण विधि प्रायोगिक है या थ्योरी है, क्या है। यदि प्रायोगिक है तो उसकी पहचान करना होता है, पाठ की व्यवस्था का निर्धारण करना होता है, फिर उसके लिए हमें सामग्री का चुनाव करना होता है, किस मेथड से, किस सामग्री से हम पढ़ाएंगे, फिर पाठ की हम शुरुआत कैसे करेंगे और अंत कैसे करेंगे, और फिर अंतिम उसकी रूपरेखा हम देते हैं। तो ये हो गया पाठ योजना बनाने के चरण कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि पाठ योजना बनाते समय आपको निम्न बिंदुओं पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अधिगम उद्देश्यों को परिभाषित करना, यानी एक उद्देश्य पूरे पाठ के लिए उद्देश्य कथन है और यह बताता है कि पाठ पढ़ने के पश्चात शिक्षार्थी क्या कर पाएगा, और उद्देश्य एक क्रिया अवश्य होनी चाहिए जो बताए कि पूर्ण दर्शाने के लिए क्या कार्य करना होगा। उद्देश्य पूरे पाठ का निर्णय करते हैं, यानी आप सबसे पहले बताएंगे कि आज हम ये लेसन तो पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है उसको पढ़ाने का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं शिक्षण अधिगम रणनीति का चुनाव। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। 501 से लेके 5010 आ गया है, लास्ट आ गया, और आप हर एक में, हर सब्जेक्ट में शिक्षण अधिगम रणनीति का आप चुनाव करते हैं, पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीति होती है कि जो आप शिक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं किस मेथड से, किस विधि से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग शिक्षण विधि होती है, अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं, ठीक है। और ये रणनीतियाँ जो होती हैं, पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, रणनीतियाँ यानी व्यूह रचनाएं जो होती हैं, ये अलग अलग होती है, एक नई दिशा प्रदान करती है किसको, सब्जेक्ट को, पाठों को। तो विद्यार्थियों के लिए अनेक तरीके होते हैं पढ़ाने के, और एक सच में कहें तो एक कुशल और एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जिसे अपने सब्जेक्ट के पढ़ाने की, अपने विषय की पढ़ाने की रणनीतियां आती हों, ठीक है ना। और सावधानी पूर्वक रणनीतियां जो है चुनी जाती हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी होती है। हर एक रणनीति के ऊपर पार्ट डिपेंड करता है कि कोई लेसन है, आप बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको फिर व्यूह रचनाएं, रणनीतियां चूज करनी होंगी, सेलेक्ट करना होगा कि ताकि उसके समझ में आ जाए, आप किस तरह से समझाएं।
यदि आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं, आपको इसका ज्ञान नहीं है, पढ़ाने का तरीका आपको नहीं पता है, तो आप एक अच्छे शिक्षक और इफेक्टिव टीचर्स नहीं कहे जा सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना, और दोनों आधार पर दिया जाता है। विषय वस्तु का आधार और शिक्षण का आधार दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के पढ़ाने के तरीके अपने अलग अलग होते हैं। आप सोशल स्टडी है तो उसमें बोर्ड की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है बाहर, बल्कि प्रायोगिक कार्यों की जरूरत पड़ती है, और लेक्चर व्याख्यान विधि में होता है। लेकिन यहीं पे यदि हम साइंस और मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप, शिक्षक अनुभवों का चयन करना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षण अधिगम विधि आप जरूर देख लीजिएगा, उसके पढ़ाने के तरीके क्या क्या होते हैं, रणनीतियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। पाठ का डिजाइन व प्रारूप किस तरह से होता है, तो देखिए पाठ का डिजाइन और प्रारूप जो होता है बहुत ही आसान होता है। जनरली हम लोग देखते ही हैं कि पाठ के डिजाइन या प्रारूप में सबसे पहले पाठ का शीर्षक होता है, फिर अवधि टाइम होता है, आवश्यक संसाधनों की उसमें सूची होती है, अधिगम उद्देश्यों की सूची होती है, शिक्षार्थियों का ध्यान अधिगम की ओर केंद्रित करने के लिए बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, और शिक्षक के निर्देशन और मार्गदर्शन के द्वारा विद्यार्थी इन कौशलों को शामिल करता है, प्रयोग में लाता है। स्वतंत्र अभ्यास जो शिक्षार्थियों को स्वयं अपने कौशलों का ज्ञान विस्तार करने देते हैं, और एक अंत में चर्चा की जाती है, जो प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं। टीचर जब पढ़ाता है, हम लोग पढ़ाते हैं तो बाद में यही करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके समझ में आया नहीं आया, ये भी पता चल जाएगा, उससे हमारा जो लेक्चर होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। पाठ पढ़ाने के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा भाग महत्वपूर्ण है, चिंतन करना। यानी कि यदि आपने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया कुछ चीज़ पढ़ाने के बाद, अगर उसने उसका सही जवाब दे दिया तो मतलब उसने पढ़ा है, उसको समझ में आ गया, और इतने सही जवाब नहीं दिया तो मतलब उसके समझ में अभी कुछ भी नहीं आया है। तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि कहाँ पे आपसे गलती हो गई है और कहाँ पे उसे समझ में नहीं आया। और हम लोग कभी कभी जनरली पूछते भी हैं कि कहाँ पे आपके समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, और उसे हम अगेन समझाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे विभिन्न संसाधनों की पहचान व प्रयोग, ठीक है। संसाधनों का अर्थ क्या, संसाधनों का महत्व क्या, सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।